अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, दूसरे दौर के पड़ाव में। और हमारे साथ में तमाम अतिथि लगातार मौजूद हैं और कोशिश ये है कि हम राइजिंग सरगुजा में समझे। तो अखिलेश सोनी जी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। अखिलेश जी, पिछली बार भी आपसे चर्चा हुई थी और इस बार भी चूंकि इलेक्शन का समय है, निश्चित तौर पर सभी पार्टियों के लिए अहम होता है कि अपनी अपनी बातों को रखें। तो आपको क्या लगता है कि सरगुजा में आपके तरफ से क्या अहम मुद्दा है जो इस बार जनता के दिलो दिमाग में रहेगा? देखिए, 2018 के चुनाव के बाद जो सरगुजा की राजनीतिक परिस्थितियां बनी, पूरा प्रदेश इससे वाकिफ है। सरगुजा के चुनाव परिणाम, जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, कि बिल्कुल झूठ और भ्रम की बुनियाद पर था। सरगुजा जिले में ये अफवाह फैलाई गई कि सरगुजा से मुख्यमंत्री होंगे, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के राइटर भी यहीं के जो वर्तमान मंत्री हैं श्री टी एस सिंहदेव जी थे। उस घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं वो आपके इंटरव्यू में भी वो कई बार बता चुके हैं कि आधी से ज्यादा घोषणा वो पूरा नहीं कर पाए हैं, कुछ घोषणाओं को आंशिक रूप से पूरा किए हैं। तो उनके कह देने के बाद इस पे चर्चा करना निरर्थक है। दूसरी बात कि सरगुजा वासी जो पिछले 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, अगर उसके पहले आप देखें अजीत जोगी सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके कालखंड में सरगुजा बिल्कुल भय और आतंक से ग्रस्त था। विकास कार्य बहुत ठप पड़े हुए थे और शांति के साथ विकास का एक नई गाथा भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में सरगुजा वासियों ने देखा। चाहे वो सड़क की बात हो, पुल पुलियों की बात हो, अस्पताल की बात हो, खाद्यान्न की बात हो, राशन दुकान में चावल और राशन की उपलब्धता की बात हो, 1 रुपया किलो खाद्यान्न देने की बात हो, भूख से आजादी की बात हो। अनेक ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरगुजा वासियों ने देखा। बड़े स्कीम की बात करेंगे तो विश्वविद्यालय की स्थापना की बात है, मेडिकल कॉलेज की अभी चर्चा हो रही थी, उसकी स्थापना एक सपना था कि ये इस आदिवासी अंचल में कई पीढ़ियां गुजर गई कि हमारे सरगुजा में भी मेडिकल कॉलेज होता। उस सपने को भी साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उस भ्रम के जाल से जनता मुक्त होगी और विकास करने वाली छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, अब जनता के ऊपर छोड़ते हैं। और चूंकि जनता ने उस समय 14 में 14 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली थी, बहरहाल इस बार क्या रेशियो रहता है उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड रहेगी। जगते साहब, जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि भ्रम का जाल बुना गया, भ्रम की स्थिति पैदा की गई, ऐसा था क्या? सबसे पहले मैं साधना न्यूज चैनल के सभी परिवार को और यहाँ पे उपस्थित सभी आमंत्रण साथियों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जैसा कि भैया ने कहा, उसके संदर्भ में मैं कहूँगा कि जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो हम पार्टी हाईकमान तय करती है, ये था। और जो घोषणाएं बनी माननीय सरगुजा महाराज जी के अध्यक्षता में कमेटी के सर्वसम्मति से बनी थी, और भूपेश सरकार के कम समय में अपेक्षा से अनुरूप हर क्षेत्र में काम हुआ है। इसको जनता ने सराहा है और सभी वर्ग के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। इसलिए पहले जय बीरू की सरकार बनाई थी, अब जनता की आवाज़ है काका बाबा के दोनों मिलकर के पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएगी, ऐसा कहना है। मैं अखिलेश सोनी जी के पास आना चाहूंगा। अखिलेश सोनी जी, अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे बिलासपुर तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो चेहरा है वो कमल है, आप कमल पे ही वोट डालिए और निशान भी कमल ही है। चेहरे पे काफी कुछ बात हो रही है कि आपके तरफ से मुख्यमंत्री का आखिर चेहरा कौन? प्रधानमंत्री जी के ऐसा कह देने के बाद कि कमल ही हमारा चेहरा होगा, उसके बाद कोई बात बचती नहीं है। और ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी
कमल के चिन्ह के साथ और पूरे 90 सीटों पर कमल चिन्ह ही चुनाव लड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद इस विषय पे कहने को कुछ बचता नहीं है। चलिए पैकर साहब। चेहरे पे बात हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जनता और नेता कोई भी बात को तय करते हैं और जो तय होता है वो जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में होता है। हम सब लोगों ने बहुत कम समय में और भारतीय जनता पार्टी का कहानी और कथनी और बाकी दलों का देखा है। भारतीय जनता पार्टी में ही सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, और गांव की गली से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक सबके बारे में, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित से लेकर के महिला, युवा, बुजुर्ग, सबका सोचा जाता है और जैसा कहते हैं वैसा करके दिखाया जाता है। चाहे सरगुजा के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे पूरे देश भर के दृष्टि से आप राजनीतिक दृष्टि से अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर सभी क्षेत्र को और सभी वर्ग को उनके प्रतिभा के आधार पर और काम करने का अवसर और मौका मिलता है। प्रतिभावान व्यक्ति, प्रतिभावान अगर कोई कार्यकर्ता निकलता है, होनहार बिरवा के होते हैं चिकने पात, इस प्रकार का वाच करते हुए भारतीय जनता पार्टी में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी जी का, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी का, ऐसे सब लोग जो काम करने वाले नेतृत्व करता है उनको अवसर पार्टी में मिलता है। और आपके दूसरे दलों में और विशेष रूप से कांग्रेस में अगर हम लोग देखते हैं तो एक परिवार से वो पार्टी बाहर नहीं जाता है। चाहे सरगुजा के परिप्रेक्ष्य में बोले या दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बोले, कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर नहीं जा पा रहा है। और हमारे यहाँ पर देखिए, अब राजनीति में वंशवाद पे बात होगी तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो बीजेपी में भी है, उस पर एक लंबी चर्चा अलग से चल सकती है। चलिए जी, तुलनात्मक अगर तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी में सबको मौका मिलता है और जिसका परिणाम स्वरूप हम लोग दूरस्थ वनांचल के जनजाति समाज में जन्म लेकर के छोटे परिवार से और बहुत सारे जिम्मेदारी में हम लोगों ने रहा है। और ये लोकतंत्र का सही माने में भारतीय जनता पार्टी में अगर तुलना किया जाए तो वो दिखता है। चलिए प्रतीक जी, इन दिनों कांग्रेस में इस बात की चर्चा है कि रायपुर में जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ उसमें एक संकल्प पारित हुआ था कि युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा और दीपक बैज जी को, जो खुद युवा हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी दी गई। आप खुद युवा हैं तो राजनीति में युवाओं की भूमिका किस तरह से आप देख पाते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा 2018 का जो विधानसभा हुआ था, आप उसमें देखिए हमारे रायपुर से, पश्चिम से विकास उपाध्याय जी युवा चेहरा है, हमारे भिलाई से देवेंद्र यादव जी युवा चेहरा है, हमारे दीपक बैज जी जो कि विधायक भी थे, अभी सांसद हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी युवा चेहरा है। और जब भी युवाओं की बात आती है तो पूरे देश में, छत्तीसगढ़ छोड़िए, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो युवाओं को आगे बढ़ाती है और युवाओं को मौका देने का काम करती है। चलिए, तो युवा शक्ति आपको लगता है कि राजनीति में अहम भूमिका निभा सकती है? बिल्कुल। देखिए, आज जो हमारा देश है वो युवा देश है। आज जो हमारे राज्य में अधिक मतदाता है वो युवा मतदाता है। तो जब पिछली 15 साल भाजपा की सरकार रही, जिस तरीके से युवाओं के साथ छलावा किया गया, युवाओं से झूठा वादा किया गया, उसके बाद वही युवा इन्हें 15 साल की सरकार को 15 सीट पे लाकर अगर खड़ा कर दिए तो ये युवाओं का ताकत, युवाओं की शक्ति स्पष्ट दिखी थी। और जब हमारी सरकार भी 5 साल में युवाओं के लिए जिस तरीके से काम की, ठीक है, कुछ कुछ योजनाओं को हमने लागू करने में थोड़ा देरी किया, लेकिन बेरोजगारी भत्ता आज हम दे रहे हैं। आज मैं बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज विधानसभा से आता हूं। आज वहां जाइएगा तो हमने रोजगार कार्यालय का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। कई भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे जो अपने परिवार का और अपने लोगों का वहां पर बेरोजगारी भत्ता का फार्म भी भरवाने गए हुए थे। तो वो स्पष्ट सी बात है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार है और यही परिणाम आने वाले समय में भी 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा, जिसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीट पार नहीं कर पाएगी।
ये आप किस आधार पे कह सकते हैं कि 20 से 25 सीट नहीं पार कर पाएगी? आप इनके जब हमारे राहुल गांधी जी रायपुर में सभा करने आए हुए थे मेला ग्राउंड में जी, उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी वहीं थे, अमित शाह जी भी वहीं थे। भीड़ को देखकर इनको अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। जहां पर जिन कार्यक्रम में युवा नहीं जा रहे हैं, जिन कार्यक्रम में भाजपा के कार्यक्रमों में भीड़ नहीं उपस्थित हो पा रही है, तो इससे सीधी सी बात है अभी इनका परिवर्तन रैली चल रहा है, लगभग आप परिवर्तन समापन हो गया, मोदी जी ने समापन कर दिया। तो उसमें भी देखिए जो परिवर्तन यात्रा हमारे सरगुजा में कई जगह आई, कई जगह पर सरगुजा में कुर्सियां खाली रह गई, सरगुजा संभाग की कई जगह। अखिलेश जी, क्या भीड़ से पार्टी की स्थिति का आकलन किया जा सकता है क्या, जो कांग्रेस कह रही है कि कुर्सी खाली रह गई? देखिए, जनतंत्र में जनता और भीड़ का स्थान तो है ही है जी, पर मेरे छोटे भाई बहुत ज्यादा आवेशित हैं। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में कितनी भीड़ अभी बिलासपुर और रायगढ़ में रही, आपके मीडिया की आंखों के सामने है। परिवर्तन यात्रा की सफलता भी क्या है वो आपके सामने है। दूसरी बात की युवाओं की बात हो रही है। अभी आप देखे होंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया। एक युवा जब कठिन परिश्रम करके पीएससी की परीक्षा देता है और किस तरीके से सीजीपीएससी में घोटाला हुआ, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है, 18 लोगों के चयन पर स्थगन हुआ है, तो किस तरीके से युवाओं के सपनों को चकनाचूर करके भ्रष्टाचार करके नियुक्तियां हो रही हैं, ये आपके सामने है। हाई कोर्ट के कहने के बाद मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है। चलिए जगते साहब, युवाओं से संबंधित मुद्दे पे चर्चा हो रही है और कुछ आप बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अभी उनके साथ नाइंसाफी ही हो रही है। सबसे पहले तो परिवर्तन की बात कहे थे उस पे बड़े भैया, मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं। मैं ग्रामीण अंचल वाड्रफनगर के अंतिम छोर एमपी और यूपी के बॉर्डर का हूं। मैं एनएसवाई यूथ कांग्रेस, फिर प्रदेश में अभी वर्तमान में प्रदेश सचिव की रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है और मैं रामानुजगंज विधानसभा का वर्तमान में प्रभारी नियुक्त हुआ हूं। तो कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को संगठन में भी अवसर दे रही है। ये एआईसीसी में उदयपुर चिंतन शिविर में तय हो चुका है और जीता जागता उदाहरण मैं हूँ जी। और युवाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम बनाई है, बेरोजगारी भत्ता स्कीम बनाई है। कोरोना जैसे महामारी इस अवसर पे भी 2018 का मेरे जानकारी में जो आंकड़ा था कि 22% इनका बेरोजगारी का दर था। अभी के वर्तमान में जो बेरोजगारी आंकड़ा आई है 0.8%। तो कहीं ना कहीं भूपेश सरकार के नेतृत्व में चाहे रोजगार के मामले हो, चाहे संगठन में हो, सभी को अवसर मिल रहा है। और राजीव युवा मितान के माध्यम से भी खेलकूद, सामाजिक गतिविधियों, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे उनको 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष सरकार की ओर से देना है। अभी दूसरी किस्त राशि जारी हो चुकी है। अन्य अवसर भी मिले हैं, जैसे व्यापम के माध्यम से भी नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। और स्वामी आत्मानंद स्कूलों के में जो भर्तियां हुई है उसमें भी अवसर मिले हैं, प्रोफेसर की भर्ती हो। कई अवसरों पे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसा मैं समझता हूँ। चलिए, एक बात बेरोजगारी दर पे आई अखिलेश जी, राष्ट्रीय औसत और छत्तीसगढ़ के औसत की बात की जाए तो बहुत बेहतर है। ये आंकड़े कहते हैं, सेंटर के ही आंकड़े जो निकलते हैं। अखिलेश जी, अब गोबर बिनने को रोजगार बोलेंगे तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। रोजगार को पहले परिभाषित किया जाए कि रोजगार है क्या। जहां तक बात है, राज्य सरकार ने जो दावा किया है रोजगार देने का, तो बेरोजगारी की स्थिति यह है कि अगर अभी आप अपने न्यूज चैनल में प्यून की भर्ती का वैकेंसी निकालें
या किसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की भर्ती का आवेदन जब निकलता है तो आप देखते होंगे कि कितने लाखों लोग उस आवेदन को भरते हैं। अभी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग ने कई परीक्षाओं के आवेदन लेके परीक्षाओं को रद्द कर दिया। लाखों युवा बेरोजगार परीक्षा 500-500 रुपए में फॉर्म खरीदते हैं। तो बेरोजगारी की आलम क्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जब कोई नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो जनता और समाज के सामने आ जाता है। चलिए प्रतीक जी, ये जो बेरोजगारी दर को लेकर जो आंकड़े हैं और जिस तरह से अखिलेश जी ने उस पर सवाल उठाए, आपको लगता है कि बेरोजगारी दर में जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए? देखिए, जिस तरीके से गोबर की बात पर बोले कि गोबर रोजगार नहीं है, तो मैं बताऊं कि गोबर खरीदी जब से छत्तीसगढ़ की शासन ने शुरू किया है, कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें जो भी उनका आय का स्रोत बढ़ा है, जिस तरीके से वो अपने आप को सशक्त कर चुके हैं, ये एक उन परिवारों का मजाक है ये। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप जब 2014 में सत्ता में आने वाले थे, केंद्र की सत्ता में, आपने युवाओं से वादा किया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने कितना रोजगार दिया? आपने छत्तीसगढ़ में भी 15 साल राज किया, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? लेकिन अभी हमारी सरकार 5 साल भी पूरी करने वाली है और 2 साल हम कोविड के समय एक महामारी से गुजरे हैं। उसके बाद भी अगर हमने लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति निकाली, हमने शिक्षक भर्ती किया, पुलिस विभाग में भर्ती हुआ, तो ये युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी पहली प्राथमिकता रहती है कि युवाओं को रोजगार देना और युवाओं का हाथ मजबूत करना। साहब, एक बात आई कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम साल में इतने रोजगार देंगे और कांग्रेस अक्सर उसमें सवाल उठाती है। पैकरा जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेता जितना घोषणा करते हैं, जितना कहते हैं, उससे ज्यादा करते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जसपुर से लेकर के जनकपुर तक, जगदलपुर तक जो पुलिस और शिक्षा कर्मियों का जो भर्ती हुआ, वो सरगुजा से लेकर के हमारे दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में जो 12वीं पास, BA पास के जो जनजाति आदिवासी समाज के लोग थे, सब तरफ फैल गए। और प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक का जो यूनियन और उसमें जो शिक्षकों का जो भर्ती पदस्थापना हुआ, वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैं ऐसा कह सकता हूं कि दूसरा किसी भी सरकार में इतना नहीं हुआ है। और जैसे भाई साहब ने कहा, जैसे गोबर और गोठान की बात, निश्चित रूप से हम लोग एक अभियान लेकर के 1 सप्ताह तक गोठानों का जांच किया। एक भी गोठान आप बता दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में जिसमें आपका जो कल्पना था, चाहे वहां पर काम करने वाले जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं, वहां का चौकीदार है, वहां गाय है, किसी का कोई भी मतलब रोजगार गारंटी में भी जो काम करता है उसको भी समय पर नहीं मिलने वाला है किसी भी तरह का। गोबर आप 2 रुपया खरीद करके और आप 10 रुपया में बेच रहे हैं, उसमें रेत मिला है, मिट्टी मिला है, ये इस सरकार का है। और दबाव पूर्वक किसानों को आप बेच रहे हैं। उसको एकदम जो गोबर खाद नहीं लेगा उसको यूरिया खाद और दूसरा खाद नहीं देने का भी एक दबाव है। और हमारे यहाँ पर बिना कहे पूछे लोकतंत्र में 15 रुपए किलो धान खरीद करके 1 रुपया किलो सबसे बड़ा योजना जो गरीबों के लिए, तो ये इस दृष्टि से भी हम लोग तुलनात्मक भी दे सकते हैं। ये आपस में सब भुलाए हुए हैं। विधायक मंत्री लड़ रहे हैं, थाना में FIR हो रहा है, विधायक एकदम आवारापन, कहीं भी कोई भी कुछ भी किसी को भी बोल रहा है। इनके क्षेत्र के विधायक आपके हमारे सब पत्रकारों के साथ में यहाँ पर जो बिहेव किया, हम लोगों ने उनका पुतला जलाया, ज्ञापन दिया कलेक्टर को, पत्रकार को बोला कि आदिवासी सरगुजा के आदिवासी छाप सब देख रही है, जनता सब देख रही है और देख रही है। लेकिन ये सब 14 के 14 विधायक आपके यहाँ पर सरगुजा संभाग के मैं कह सकता हूं कि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है और सब आपाधापी में सब लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। अभी उधर एक यादव जी है, नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, ईडी पीछे पड़ा है। मतलब इनके कलेक्टर, इनके SP, इनके जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े लोग सब घर भरो वाला हिसाब में लगे हैं। और जी ने लगाया हमारे सामरी क्षेत्र के हमारे विधायक जी इस क्षेत्र के सबसे बड़े
सनातन संत समाज की स्थापना करने वाले परम पूज्य गहरा गुरु जी के सुपुत्र हैं और जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा विश्वविद्यालय का स्थापना किया, वो हमारे तरफ थे। और इधर से भाग करके वहां पर जो जा करके सब तरह का जो मटिया मेट कर रहे हैं, हमारे परम पूज्य गहिरा गुरु जी ने जो बात को लेकर के सनातन संत समाज का स्थापना किया, वो सबको एकदम मौन मुख दर्शक बने हुए हैं। चांदो क्षेत्र में, सामरी क्षेत्र में 10 से ज्यादा गौ हत्या हुआ। मैंने खुला चिट्ठी भी लिखा, एक भी आज तक उस विषय पर कभी कुछ बोला नहीं। तो इस तरह के सब विधायकों को संभाल करके, बचा करके, पार्टी को बचाने की दृष्टि से इन लोगों ने, विधायक कुछ भी करे, सरकार इनका बचा रहे। इस तरह का जो भाव और जनहित में जो अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, वो इस सरकार में अभी चुनाव आएगा तो जनता बताएगी। क्या होता है, कोई भी मुद्दा होता है, अगर आप चाहे आपकी भी पार्टी के 15 विधायक हैं, आप चाहते तो विधानसभा में इस मुद्दे को उठा सकते थे अपने जनप्रतिनिधि के जरिए। इनका व्यक्तिगत मामला है, वो तो मुख्यमंत्री, और अभी जैसे एक नया हवा बनाए कि उप मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री सिर्फ बना दिया। उप मुख्यमंत्री को वित्त मंत्री बनाते आप, उप मुख्यमंत्री को वजनदार कोई विभाग देते तो अब हम समझते कि भाई उप मुख्यमंत्री बनाए जिसका लाभ सरगुजा को मिले। चलिए जगते साहब, देखिए 5 साल के कार्यकाल पे इनके पास कोई विशेष मुद्दा बचा नहीं है। हमारी सरकार ने बेहद काम किया है और मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है कि वो किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, या पार्टी हाईकमान का रहता है कि इसको संसदीय सचिव बनाए। अब ये ऊपर की बात है। मैं इतना समझता हूं कि हमारे प्रदेश में पहले जय वीरू की सरकार, दोनों मिल करके सरकार बनाई थी। अब काका बाबा जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्र में काम हो रहा है। और अभी गौ हत्या के बारे में इन्होंने कहा, तो इनके पिछले 15 साल का कार्यकाल का अवलोकन करिए तो कई जगह इन्हीं के संस्था प्रमुख जो गौशालाएं थी, वहाँ पे कई सैकड़ों गाय मृत पाई गई। और गौठान, आज हमारे भूपेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 10,000 गौठानों का निर्माण करके गाय का संरक्षण कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे हमारे श्री रामचंद्र जी का छत्तीसगढ़ में यात्रा था, वहाँ पे राम वन गमन परिपथ योजना के माध्यम से पूरा मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। और सौर पीडीएस के माध्यम से चाहे गरीब परिवार हो चाहे बीएल परिवार हो, सभी को राशन कार्ड उपलब्ध हैं और सभी क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। अब सिर्फ आप रामानुजन के प्रभारी भी हैं, जहां तक वो जानकारी लगी है। जी जी। तो उस क्षेत्र में आप क्या मुद्दे देख पा रहे हैं जिसपे आपको लगता है कि आपकी पार्टी को काम करना चाहिए? देखिए, हम लोग सीधा भूपेश सरकार के विकास पर को लेकर के काम करने वाले हैं। वहाँ पे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन पार्टी जिसको घोषित करेगी उसके लिए काम होगा और सभी संगठन मिलकर के काम करेंगे। बस इसी का इंतजार है। और जो भी वहाँ पे तैयारियां होगी, भूपेश सरकार के काका बाबा अभी जो चल रहा है, टीएस बाबा जी, भूपेश बघेल जी की सरकार जो काम की है, उस मुद्दे को लेकर के जनता के बूथ स्तर पे जाएंगे। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पे अपना कांग्रेस का विधायक जीतेगा और सरकार बनाने में। चलिए अखिलेश जी, एक बात अक्सर ये आती है कि राम मोहन गमन पथ की चर्चा हुई, इस पे इस सरकार ने बहुत काम किया। रामायण महोत्सव रायगढ़ में हुआ। इसके अलावा आप देखिए तो रामायण जो मंडलियां होती हैं उनको मंच दिया गया। सरकारी जो आयोजन होते थे, चाहे ट्राइबल डांस फेस्टिवल हो, उसमें लोक नृत्यों को जगह दी गई। पहले ये कहा जाता था बीजेपी के समय में कि बाहर से जो सिने स्टार है उनको भारी भरकम रकम देकर बुलाया जाता था। तो राम का जो मुद्दा है, लगता है कि जो कहा यह जाता है ये कांग्रेस के राम, कौशल्या माता के राम, बीजेपी के राम, ये राम को अलग अलग वोट बैंक के हिसाब से बांट दिया गया है। देखिए, राम जी की बात आप करेंगे और उससे कांग्रेस पार्टी को जोड़ेंगे तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा देकर कहा था कि राम काल्पनिक हैं।
आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर जो पिछले 500 सालों से इस देश की करोड़ों करोड़ जनता इंतजार कर रही थी, तो उस राम मंदिर को बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। दूसरी बात, अभी ये बहुत काका बाबा और क्या बता रहे थे, जय बीरू, ये जो मुख्यमंत्री की जो लड़ाई आज 5 साल पूरा होने को है, इसलिए हिसाब किताब होगा ही, जनता करेगी। पहले दिन से जो मुख्यमंत्री की लड़ाई चालू हुई, उसका दंश सरगुजा की हर जनता ने, जो यहां बैठे हैं कांग्रेस, बीजेपी या अन्य समाज के लोग, सब ने उस दंश को झेला है कि सरगुजा विकास से कोसों दूर हो गया। और इसके कारण, इस मुख्यमंत्री की लड़ाई के कारण सरगुजा की दुर्दशा हो गई। दूसरी बात, मेरे छोटे भाई अभी कह रहे थे कि जिसको टिकट मिले उसके लिए काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री खुले मंच से, माइक से बोले कि ये समझौता हो नहीं सकता, ये समझौता कर रहे हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये सब हालत है सरगुजा में कांग्रेस पार्टी की। दूसरी बात यह है कि, चलिए एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव का भी समय है और 14 में से 14 सीट तो चलिए कांग्रेस के पास है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार 14 में कितने पे आपकी कमल लहराएगा? देखिए, भ्रम और झूठ के जाल से जनता वाकिफ हो चुकी है जी। और सरगुजा में सब तरफ दुर्दशा है। स्वास्थ्य विभाग के बहुत से आंकड़े राकेश भाई चले गए, बता के गए हैं। आप गोठान की बात अभी मेरे छोटे भाई कर रहे थे, 10,000 गोठान की बात कर रहे थे। मैं कहता हूं कि अभी इसी मंच से हम चलते हैं, अगर ये 10 गोठान ऐसा बता दे जहां गाय हो और गोबर हो, तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अभी चलिए अंबिकापुर के अगल बगल 10 गोठान दिखा दे जहां गाय हो, गोबर हो। हम लोगों ने सैकड़ों गोठान का निरीक्षण किया, कहीं गाय नहीं था, कहीं गाय नहीं। दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग की बात के आंकड़े आए कि ये यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल गया, यहां पे। चलिए मैं गोठान पे आना चाहूंगा। तो ये गोधन न्याय योजना की तारीफ आरएसएस वालों ने क्यों की? मुख्यमंत्री निवास गए थे, मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया। भाई इस रहस्य से मैं वाकिफ नहीं हूं। देखिए गौठान का प्रस्तावना ये है कि लोग डीएपी यूरिया खाद की ओर ज्यादा अग्रसित हो चुके थे, तो हमारी सरकार ने जैविक खाद को ज्यादा प्राथमिकता दी है कि यहाँ के लोग जैविक खाद का बनाने सीखें और उसका उपभोग करें। गोधन न्याय योजना में 2 रुपए किलो गोबर और खरीद रही है और 4 रुपए गोमूत्र, उससे जैविक खाद और कीटनाशक दवाई बनेगी, उससे भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ेगी उसके उपयोग से। ऐसा सरकार का मंशा है। इस योजना को लेकर के अन्य प्रदेशों ने, और जहां तक मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने भी भूपेश सरकार की योजना को सराहा है और उन्हें इनाम दिया है। तो इस पे उसकी प्रस्तावना यही है। और जो गाय की बात है, तो गाय वहां पे ले जाना है और पैरा उसको खिलाना है। और पैरा से आगे अब तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की चर्चा हो रही है अखिलेश जी। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की अब चर्चा हो रही है। उस पे मैं ये कहूंगा कि चारों तरफ खेती, हर जमीन उपजाऊ हो, खेती का जो जेसीबी से, जैसे भूपेश काका धान खरीदी कर रहे हैं, तो उससे धान की फसल की ओर ज्यादा अग्रसर है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हमारा जो भूमि है वो बहुत कम बचता है, तो कुछ 5 एकड़ जमीन को उसको अधिग्रहण कर ले, चाहे शासन का जो जमीन है उसको अपने पास रख रही है। वहाँ पे आप गाय को ले जाइए और चारा खिलाइए, पानी पिलाइए। इसके लिए उस भूमि को संरक्षित रखा गया है, ऐसा उसकी प्रस्तावना है। जैसे कि चलिए 5 साल में एक भी आप गाय, गोबर, गोठान का किसी भी समूह का एक मॉडल स्वरूप पूरे सरगुजा संभाग में, हम प्रदेश की बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसे अभी अखिलेश जी ने कहा, एक भी नहीं है। खाली हवा में है, चोचलेबाजी है, बैनर पोस्टरों में है, विज्ञापनों में जब है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात में दौरा कर रहे थे, तो जो आंकड़े आ रहे थे कि 93 लाख का गोबर इन्होंने बेचा इस महिला स्व सहायता समूह ने, इससे इतनी आमदनी हो गई। उसके साथ ही जो गोबर से जो दिए बने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली लेकर गए थे, उसकी तारीफ हुई। कुमार विश्वास इतने बड़े कवि हैं, वो अक्सर दीपावली पे लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ से
दिया बन के आया और इस गोबर से बने दिए को जलाने से उनको काफी जगह प्रशंसा होती है। होगा, बाकी अफवाह इनके- ये तो ट्विटर नहीं, पे नहीं। आज भी आप निकाल लीजिए ऑनलाइन। आप बताइए ना, हमको नाम बताइए, गोबर का, गांव का, गोठान का, कहीं का भी एक जो आदर्श दिखता है देखिए- आप नाम बताइए। इनका बहुत सारे- नाटक को देखिए, इनके बहुत सारे पिताजी गौठान ऐसे हैं। भूपेश बघेल के पिताजी खुला खुला रावण के बारे में बोलते हैं और ये रामगमन की बात करते हैं। तो अभी जैसे अखिलेश जी ने कहा कि हमारा राम मंदिर का निर्माण हो करके स्थापना होना है, अभी उसका जब स्थापना होगा तो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक वातावरण बनेगा। उस बात को लेकर के ये यहाँ पर पूरे देश भर में दिग्भ्रमित करने की दृष्टि से भी रामगमन और ये वो सब फलना ढिकना में लगे। देखिए, हमारे सरगुजा के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने भी गोबर खरीदी की तारीफ की। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो सड़क दुर्घटना हुआ करता था, जब से छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर खरीदी शुरू की है, गायों को लोग लेकर घर में भी बांधना शुरू किए हैं और उसके बाद गाय से सड़क दुर्घटना भी कम हुई है। और उत्तर प्रदेश की टीम छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी के बारे में यहाँ पर जानकारी लेने भी आई है और उत्तर प्रदेश की टीम चालू भी करने वाली है। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर गोबर खरीदेगी तो मॉडल के स्वरूप में गाय के दिखाएगा गोबर पूरा से दुनिया में पेंट दिखेगा। बनाया जा रहा है, दिए बनाए जा रहे हैं, महिला स्वयं सहायता समूह को सड़क दुर्घटना पे जरा चर्चा रोजगार कर मिल लीजिए रही और है। सड़क पे इसके गाय के लिए बैठने पे चर्चा कर लीजिए अभी तो। इनका- और सबसे पूछ लीजिए, हमसे नहीं, जो यहाँ उपस्थित हैं आम नागरिक जो किसी पार्टी के नहीं है, उनसे पूछ लीजिए कि अंबिकापुर से रायपुर जाने के दौरान सड़क में कितनी गौ माता मिलती हैं इनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गाय की राजनीति भूपेश बघेल ने खत्म कर दी गोधन न्याय योजना चालू करके। तो अब इसके खिलाफ ये तरह तरह की बातें करेंगे, बहुत सारी बातें निकालेंगे। लेकिन क्या ये मैं आम पहले जनता से पूछने की बात कर रहा हूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। चलिए चलिए तो एक बात और, क्योंकि अक्सर अभी ये बात चलती है गुजरात मॉडल वर्सेस सीजी मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल की सबसे बेहतर बात क्या मानते हैं जगते साहब? पहले गुजरात मॉडल की बात होती है, अब पूरे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। यहाँ पे किसानों के आय में वृद्धि हुई है, चाहे वो धान खरीदी का मामला हो और जो बिजली बिल हाफ हो, किसानों का कर्जा माफ होने से तत्काल इनको फायदा हुआ और बहुत सारे ऐसे सभी क्षेत्र में महिलाओं का आमदनी को बढ़ाए। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन जो 4,000 था 10,000 किए, सहायिकाओं का 2,000 था उनको 5,000 कर दिए। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनका भी वेतन बढ़ा और सभी क्षेत्रों में चाहे काम हुए हैं। और निश्चित रूप से जो सर्वे हम लोग सोशल मीडिया फेसबुक में देखते हैं तो निश्चित रूप से भूपेश सरकार अभी पूरे प्रदेश में टॉप 1 में सोशल मीडिया में जो देखने और सुनने को मिलता है ऐसा दिखता है और चारों तरफ लहर है, भूपेश है तो भरोसा है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सभी मुख्यमंत्रियों का अगर घोषणा के रूप में अगर तुलना करेंगे तो भूपेश बघेल आगे रहेंगे। इतना घोषणा तो अभी अंबिकापुर में हुआ, बरियों में हुआ, चांदो में हुआ, सामरी में हुआ, करोड़ों रुपए का घोषणा एक भी पूरा नहीं हो रहा है। और निर्माण विकास का जो बॉर्डर, चलिए तो इस सेशन को ही खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे साथ में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी पहुंच चुके हैं और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। स्मृति जी। हेलो, मैं चाहता हूँ हमारे माननीय श्री खाद्य मंत्री एवं सांस्कृतिक मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी का तालियों से स्वागत करेंगे।